हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम संध्या के बाद चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संध्या के बाद कविता के लेखक कौन है? इस कविता के लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इनका जन्म 1900 यानी 1900 में अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ था। इस कविता में कवि ने किसका वर्णन किया है? इस कविता में कवि ने संध्या के बाद यानी सूरज ढलने के बाद प्रकृति में होने वाले परिवर्तन का वर्णन किया है। शाम के समय प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? संध्या यानी शाम के समय सूर्य का प्रकाश लाल रंग का हो जाता है। सूर्य की किरणें झरने पर पड़ने से उसका जल सोने के समान दिखाई देता है। सूर्य की रोशनी नदी किनारे की रेत पर पड़ने से वो धूप छांव के रंग की दिखाई देती है और हवा चलने पर यही रेत सांप की जैसी चलती हुई नजर आती है। नदी के नीले जल पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो पीले रंग की दिखाई देती है और सफेद बादल चांदी के समान नजर आते हैं। कवि के अनुसार परिवर्तनशील क्या है? कवि के अनुसार प्रकृति परिवर्तनशील है। दूर क्षितिज पर छिपता हुआ सूरज नदी में कैसा दिखाई दे रहा है? दूर क्षितिज पर छिपता हुआ सूरज नदी में एक स्तंभ के समान दिखाई दे रहा है। कवि को गंगा का जल किसके समान दिखाई दे रहा है? कवि को गंगा का जल चितकबरे अजगर के समान दिखाई दे रहा है। पंत जी को संध्या के समय के सूरज की आभा कैसी दिखाई दे रही है? पंत जी को संध्या के समय का ढलता हुआ सूरज इस प्रकार दिखाई दे रहा है जैसे कोई पक्षी अपने पंखों को समेटकर पेड़ की ऊपर वाली शाखा पर जाकर बैठ गया हो। शाम के सूरज की लालिमा किसकी तरह लग रही है? शाम के सूरज की लालिमा तांबे के लाल रंग की तरह दिखाई दे रही है। संध्या के समय मंदिर में क्या तैयारी चल रही है? संध्या के समय मंदिरों में आरती की तैयारी चल रही है। शंख और घंटे बज रहे हैं जिसकी आवाज से नदी की लहरों में भी कंपन हो रहा है। मंदिर के कलश पर सूर्य की लाल रोशनी पड़ने पर वो कैसा दिखाई दे रहा है? मंदिर के कलश पर सूर्य की लाल रोशनी पड़ने पर वो दीपक की लौ की तरह दिखाई दे रहा है, जैसे कलश भी आकाश में ऊपर उठकर मंदिर की आरती कर रहा हो। नदी किनारे विधवा औरतें क्यों बैठी हैं और वो कवि को कैसी दिखाई दे रही हैं? नदी किनारे बैठी हुई विधवा औरतें जप और तप में मग्न रहती हैं और वो कवि को बगुलों के समान दिखाई दे रही हैं, जैसे नदी किनारे पर सफेद बगुले बैठे हुए हों। विधवा औरतें क्यों रोती रहती हैं? विधवा औरतें अपने मन में छिपे दुख और दर्द को सोचकर रोती रहती हैं। विधवाओं के अंतर्रुदन से कवि का क्या मतलब है? विधवाओं के अंतर्रुदन से कवि का ये मतलब है कि हमारे भारत देश में विधवाओं की जो स्थिति होती है वो बहुत ही दुखी और बहुत ही दयनीय होती है। विधवाओं का सारा जीवन संघर्ष और दुखों में बीत जाता है। इसीलिए संध्या के समय विधवाएं नदी किनारे जाकर ईश्वर के ध्यान में मग्न हो जाती हैं, जिसे देखकर कवि को ऐसा लगता है कि जैसे उनके मन की जो पीड़ा है, जो दुख दर्द है, वो दोनों अदृश्य रूप में नदी की धारा में धीरे धीरे बह रहे हैं। संध्या के समय गाय के घर वापस लौटने पर क्या होता है? संध्या के समय गायों के घर वापस लौटने पर उनके खुरों से उड़ने वाली धूल सूर्य के प्रकाश पड़ने पर सुनहरे रंग की दिखाई देती है, जिसे देखकर लगता है कि मानो बादल की किरणें जल रही हों। संध्या के समय गांव में क्या क्या होता है? गांव में शाम होते ही पक्षी और गाय अपने अपने घर लौटने लगते हैं। किसान भी सारा दिन मेहनत करके घर लौट आते हैं। अंधेरा होते ही सभी जीव अपने अपने घरों में छिप जाते हैं। बाजार से व्यापारी भी लौटकर अपने घर आ जाते हैं। धीरे धीरे रात गहराने पर गांव में कैसा लगता है? गांव में धीरे धीरे रात गहराने पर चारों ओर सुनसान हो जाता है। पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता है। रात के समय में गाड़ी वाला विरह के गीत गाते हुए सुनाई देता है और कहीं पर कुत्ते लड़ते हुए तो कहीं सियार आवाज निकालते हुए दिखाई देते हैं। कवि ने गांव को किन किन चीजों से अभिव्यक्त किया है? कवि ने गांव को कुत्ते और गीदड़ों की आवाज से, धुआं देती डिबरी, परचून की दुकान, सर्दी की ठिठुरन, मिट्टी से बने घरौंदे नुमा घर और फटी हुई गुदड़ी से अभिव्यक्त किया है। लाला के मन में उठने वाली दुविधा के बारे में बताइए।
गांव में उसकी एक छोटी और संकुचित दुकान थी। लाला की अपनी एक संकुचित और छोटी दुकान थी, जिसे देखकर वो खुद को दुखी और अपमानित महसूस करता था। इस दुकान से उनके घर का भरण पोषण नहीं हो पाता था। उसकी सभी इच्छाएं खत्म हो चुकी थी। पूरे जीवन अपनी दुकान की गद्दी पर बैठा हुआ वो खुद को ऐसा महसूस करता था जैसे कोई निर्जीव और बेकार अनाज का ढेर हो। थोड़ी सी आय के लिए वो बात बात में झूठ बोला करता था, जिससे उसके सामान की बिक्री हो जाए। इस प्रकार वो अपने ही जीवन को तबाह कर रहा था। कवि सभी के लिए सुंदर घर की कामना क्यों करते हैं? गांव के लोग कम पैसे होने के कारण अपने लिए सुंदर और पक्का घर नहीं बना सकते, जिससे उन्हें झोपड़ी में ही रहना पड़ता है। उनके घरों में अक्सर अंधेरा छाया रहता है। पूरे जीवन वो दुखी ही रहते हैं। कवि के अनुसार सुंदर घर हर प्राणी की आवश्यकता है। इसीलिए कवि ये कामना करते हैं कि संसार के हर प्राणी को सुंदर और पक्का घर मिलना चाहिए। गांव के छोटे मोटे दुकानदार अपने जीवन से असंतुष्ट क्यों हैं? कवि के अनुसार गांव का एक छोटा दुकानदार अपने जीवन से असंतुष्ट है, क्योंकि उससे अपने काम से, अपनी दुकानदारी से कोई लाभ नहीं होता और शहर के बनियों की तुलना में वो खुद को कम समझता है। उसका पूरा जीवन निर्धनता में और विवशता में बीत जाता है। परिवार का पेट पालने के लिए उसे कभी कभी अपने काम में झूठ भी बोलना पड़ता है। उसके पास न पहनने के लिए अच्छे कपड़े होते हैं और न रहने के लिए अच्छा मकान। इसीलिए वो अपने जीवन से असंतुष्ट है। कवि के अनुसार गांव में रात भयानक कैसे हो जाती है? पहाड़ी गांव में रोशनी की कमी होती है, इसीलिए रात होते ही चारों ओर अंधेरा छा जाता है। कुत्ते और सियार की आवाजें आने लगती हैं। झोपड़ियों से निकलता हुआ धुआं ऐसा महसूस होता है जैसे हल्का सा प्रकाश पूरे वातावरण में उदासी फैला रहा हो। ये सभी चारों ओर के माहौल को और भी भयानक बना देती हैं। एक बूढ़ी स्त्री के दुकान में आने पर दुकानदार ने क्या किया? एक बूढ़ी स्त्री के दुकान में आने पर दुकानदार ने बुढ़िया को कम तोलकर आधा पाव आटा देकर अपनी स्वार्थी मानसिकता का परिचय दिया।